हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है। हमने ब्रिक के रिगार्डिंग जो भी थ्योरीज थी वो हमने कवर कर लिया है। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा उसके एमसीक्यूज सॉल्व करना। देखिए हम एग्जाम में हमको एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो ब्रिक के रिगार्डिंग जितने भी थ्योरीज पढ़े हैं हमने उसका सार रहेगा। ठीक, आज के लेक्चर में हम 50 क्वेश्चन डील करेंगे और 50 क्वेश्चन के माध्यम से कम आपका 200 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका क्या होता है। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुल ट्रेंच क्लीन। बुल ट्रेंच क्लीन किस पर्पस के लिए है? बुल ट्रेंच क्लीन क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है? वो किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्लीन बोला है, क्लीन। ठीक है, क्लीन कितने टाइप के होते हैं ये आपको पहले पता रहना चाहिए। ठीक, क्लीन दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, इंटरमीडिएट क्लीन, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस क्लीन। ठीक, अब इंटरमीडिएट को फर्दर कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है वो देखिए। इंटरमीडिएट को क्या, एक अप ड्रॉट पढ़े हैं अपन, रिकॉल कीजिए, अप ड्रॉट, और एक पढ़े हैं डाउन ड्रॉट। ठीक, डाउन ड्रॉट। कंटिन्यूअस क्लीन इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया था, याद कीजिए। सबसे पहला क्या पढ़े थे अपन, बुल ट्रेंच क्लीन। ठीक, अगला पढ़े थे हॉफमैन क्लीन, और लास्ट जो पढ़े थे वो क्या था, टनल क्लीन। ठीक, टनल क्लीन। ठीक, तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, अप ड्रॉट डाउन ड्रॉट, इसमें क्या फंक्शन होता है। ठीक, बुल ट्रेंच क्लीन में क्या याद रखना है, उसमें 2 सेट्स ऑफ मूवेबल चिमनी होता है। हॉफमैन क्लीन में उसका जो फंक्शन है वो ग्राउंड के ऊपर बनाया जाता है, नीचे बनाया जाता है, उसका प्लान कैसे रहता है। ठीक, टनल क्लीन में कौन से पैमाने पे इसका यूज किया जाता है, ये सब आप एक क्वेश्चन बनाइए, उसके रिगार्डिंग कम से कम आपके 5 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक, चलिए जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो देखिए, वो क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच द करेक्ट कोड। मतलब आपको करेक्ट इसका सीक्वेंस जमाना है। ठीक है, कि सिलिका कितना परसेंट होता है लाइम का, एल्यूमिना का, आयरन ऑक्साइड का। ठीक, देखिए इसमें ऑप्शन ए मिसिंग है, चलिए उसको मैं लिख देता हूं। वो कितना होता है, यदि आप वीडियो नहीं देखें आपको ऑप्शन की आवश्यकता नहीं होगी, बिना ऑप्शन के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया 50 to 60%। चलिए अब मैच द फॉलोइंग, अपना वीडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट रिकॉल की, 5 सेकंड रिकॉल कीजिए, उसके बाद उसके बाद आंसर कीजिएगा। सिलिका कितना होता है, सिलिका होता है 50 to 60%। लाइम कितना होता है, लाइम होता है अप टू 5%। एल्यूमिना कितना होता है 20 to 30%। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अप टू 5 to 6%। देखिए इस तरह से इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, सिलिका का फंक्शन क्या होता है। ठीक, सिलिका का फंक्शन क्या होता है, वो एक्सेस में हो जाए तो अपने ब्रिक को क्या नुकसान है, उसी प्रकार उसी रिगार्डिंग लाइम यदि एक्सेस में हो जाए तो क्या होगा, एल्यूमिना यदि एक्सेस में हो जाए तो, आयरन ऑक्साइड एक्सेस में हो जाए तो ब्रिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो उनका फंक्शन क्या रहता है, वो क्या इंपार्ट करते हैं, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है, इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है, देखिए फर्स्ट क्या आएगा ए। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, सेकंड का क्या आएगा 3, फिर सी का क्या आएगा 2, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4। देखिए किसमें है ऑप्शन में, किसमें है ऑप्शन में 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा ब्रिक सेंटरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कौन सा ब्रिक, अपन कितने प्रकार के ब्रिक पढ़े हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड क्या क्या पढ़े हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट का क्या फंक्शन होता है, रिकॉल कीजिए, फर्स्ट किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, थर्ड का क्या फंक्शन होता है उसको, और सेकेंड का कहां कहां पे यूज किया जाता है।
और उसका फंक्शन क्या होता है। देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक कहाँ पे यूज किया जाता है, फर्स्ट क्लास मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो, मेजर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत मायने रखता हो, जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक, वहां पे आप फर्स्ट क्लास करेंगे। उससे नीचे सेकेंड क्लास और सबसे नीचे थर्ड क्लास, ठीक। तो सेकेंड क्लास ब्रिक का हम बताए थे कि ये कहाँ पे यूज किया जाता है, सेंटरिंग ऑफ ब्रिक्स। सेंटरिंग क्या होता है, सेंटरिंग एक तरह से फॉर्म वर्क है, ठीक है, ब्रिक का फॉर्म वर्क है जो बीम और स्लैब को प्रोवाइड करने के लिए नीचे में बनाया जाता है, ठीक। चलिए तो इसमें कौन सा आएगा आपका, सेकेंड क्लास ब्रिक इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इफ्लोरोसेंस। ब्रिक में इफ्लोरोसेंस किसके चलते आता है, ब्रिक में इफ्लोरोसेंस किसके चलते आता है, बताइए किसके चलते आता है इफ्लोरोसेंस, एल्किलीज के चलते, एल्किलीज के चलते आता है, ठीक। ये किस फॉर्म में दिखाई देते हैं, किस फॉर्म में दिखाई देते हैं, प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल साल्ट इन पेरेंट क्ले, सोल्यूबल साल्ट के फॉर्म में दिखाई देते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन पढ़िए क्या लिखा है, एक्सेसिव बर्निंग से होता है क्या, बिल्कुल नहीं। हाई कंटेंट ऑफ सिल्ट, नहीं। हाई पोरोसिटी, ये सब पढ़े क्या अपन, बताया हूं मैं कहीं पे कि इसके चलते इफ्लोरेसेंस आता है, नहीं ना। तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो मतलब कुछ क्वेश्चन देखिए आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको खुद का अपना दिमाग लगाना होगा, ठीक। हर क्वेश्चन आपको कवर नहीं कराया जा सकता, आप कोशिश कीजिए कि एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ही जो आपको खुद से सॉल्व करने रहेंगे। देखिए इसमें हीटेड एट मतलब 1700 डिग्री सेल्सियस बोला है, ठीक है, हीटेड टू 1700 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर में अपन बर्न कर रहे हैं, तब भी कौन सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, कौन सा करेगा जरा सोचिए, परफोरेटेड ब्रिक्स करेगा क्या, नहीं। कोपिंग ब्रिक्स करेगा, नहीं। फायर ब्रिक्स दिख रहा है, फायर ब्रिक्स दिख रहा है, फायर ब्रिक्स मतलब फायर से रिलेटेड है जी, अब फायर को हाई टेम्परेचर में ही तो यूज करेंगे ना। तो अगला देखिए ये क्या, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्रिक को कितने टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, ब्रिक को कितने टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। जब बर्निंग ऑफ ब्रिक्स में पढ़ा रहा था तो सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा था, जब ब्रिक्स का बर्निंग पढ़ाया था आप लोगों को, ब्रिक्स का बर्निंग पढ़ाया था, बर्निंग जब अपन डिस्कस किए थे तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट में लिखा था 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, आपको इसको याद रखना है कि ब्रिक को कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्न किया जाता है, ठीक। तो इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्या ये डायरेक्ट 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया जाता है, नहीं। पहले 650 टू नहीं 450 टू 650 रहता है, ठीक। इसको 400 भी ले सकते हैं अपन, 400 टू 650 या 450 जो भी लीजिए आपकी मर्जी। उसके बाद 650 टू 900, उसके बाद 900 टू 1200, ये सबको क्या कहा जाता है मैं आप लोगों को क्लास में बताया था। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारा चैनल है रीजनिंग मस्ती भाई रोहित सर, उसमें जाइए वीडियो देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, when deposit of efflorescence is more than 10% of exposed area of brick, the presence of efflorescence is classified as। क्वेश्चन को एक बार आप जब भी सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज, क्वेश्चन को आपको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, मोर देन 10%, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 10%। तो जब हम इफ्लोरेसेंस टेस्ट पढ़े थे तो याद रखिए उसमें क्या क्या पढ़े थे, कौन सा आईएस कोड कौन सा यूज किया जाएगा, आईएस कोड, ठीक है। इसको आप कमेंट करके बताएंगे। नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल कितने यूज किए जा रहे थे, इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक। और इसमें यदि ये क्या था,
स्लाइड के केस में लेस देन 10%, ठीक। नील के केस में, नील जब बोले थे, नील मतलब क्या होता है, बिल्कुल नहीं, नेग्लिजिबल, ठीक है। उसके बाद स्लाइड पढ़े थे लेस देन 10%, उसके बाद मॉडरेट पढ़े थे। मॉडरेट में अपन क्या पढ़े थे, 10 to 50%, 10% से ग्रेटर बट 50% से कम। उसके बाद अपन सीवर पढ़े थे, सीवर में क्या पढ़े थे, ग्रेटर देन 50%। लेकिन जो व्हाइट पैचेस जो जमे हैं, जो साल्ट कंटेंट दिख रहे हैं अपने को, वो पाउडर फॉर्म में नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्या पढ़े थे, नॉट इन पाउडर फॉर्म, ठीक। मतलब वो ब्रिक को आप जब ऐसे पकड़ रहे हैं तो आपके हाथ में नहीं आना चाहिए। और एक्सट्रीम का क्या पढ़े थे, ग्रेटर देन तो 50% रहेगा, लेकिन आप जब उसको पकड़ेंगे तो जो व्हाइट पैचेस है, जो सॉल्ट है, वो आपके हाथ में आ जाएंगे, ठीक। तो वो झड़ने लगेंगे पाउडर के फॉर्म में जी, ठीक है। उसको कहा जाता है सीवर। तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें दिख रहा है ग्रेटर देन 10% एंड लेस देन 50%। ग्रेटर देन 10% बोला है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन 10%। तो मोर देन 10% किस में दिख रहा है आपको, मॉडरेट में मोर देन 10% है। तो कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पोर्शन ऑफ ब्रिक विदाउट अ ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ ऑफ विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड। मतलब यदि किसी ब्रिक को उसके, मान लिया जाए ये ब्रिक है, ये हो गया, देखिए ये हो गया आपका ब्रिक, ठीक। इसकी यदि विड्थ को और लेंथ को कट करके हम बाहर निकाल देते हैं, इतने पोर्शन को कट करके हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो रिमेनिंग जो पोर्शन रहता है उसको क्या कहा जाता है, क्या पढ़े हैं अपन, रिमेनिंग पोर्शन को क्या पढ़े हैं, किंग क्लोजर, किंग क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होता है, क्वीन क्लोजर क्या होता है, देखिए यदि हम किसी ब्रिक को, मान लिया जाए ये आपका ब्रिक है, इसको लेंथ वाइज काट देते हैं दो टुकड़े में, ठीक है, तो क्या कहलाता है, क्वीन क्लोजर। क्लोजर क्या होता है, अलोंग द लेंथ काटना, ठीक है। सीक्वेंट ब्रिक, सीक्वेंट ब्रिक जब मैं पढ़ा रहा था तब आपको बताया था कि इसको इसको यदि ऐसे करके, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में या फिर ऑब्लिक प्लेन में फिर से काट दिया जाए तो ये वी शेप का दिख रहा है आपको, तो ये क्या कहलाएगा, सीक्वेंट ब्रिक, ठीक। वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए, कॉर्नर बनाने के लिए, ठीक। ऐसे आपको यदि कॉर्नर बनाना है तो वो कहाँ पे यूज, कौन सा ब्रिक यूज करेंगे, हम करेंगे सीक्वेंट ब्रिक्स। तो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजर इन ब्रिक्स, ठीक है। चलिए अगला पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इम्पार्ट्स रेड कलर टू द क्ले ब्रिक्स। मतलब रेड कलर ब्रिक में किसके चलते आता है, तो हम सिलिका के चलते क्या आता है, बताइए आप लोग, सिलिका के चलते क्या आता है, सिलिका किसको प्रिवेंट करता है, क्रैक एंड वार्पिंग को प्रिवेंट करता है। एल्यूमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी देता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, प्लास्टिसिटी कौन देता है, तो कौन देता है, एल्यूमिना, ठीक, ठीक है जी। चलिए, नहीं एल्यूमिना नहीं, क्या पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में जी, देखिए इस तरह गलती नहीं करना है, देखिए क्या पूछा है, क्या पूछा है, इम्पार्ट रेड कलर, इम्पार्ट रेड कलर। एल्यूमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। तो कलर कौन सा कर देता है, आपका आयरन ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है जी, गलती से कुछ और लिखा गया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन परसेंटेज इन अ गुड ब्रिक अर्थ, ठीक। तो इन अ गुड ब्रिक अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है। चलिए देखिए ऑक्साइड्स मतलब किसका सबसे ज्यादा प्रपोर्शन होता है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक। तो आप एक काम कीजिए, आप सबका पहले प्रपोर्शन लिख लीजिए। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सिलिका कितना होता है, 50 to 60%। उसके बाद कौन सा आता है, एल्यूमिना 20 to 30%। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ आयरन 5 to 6%। उसके बाद मैग्नीशियम लेस देन इक्वल टू 1% रहता है। अब आप
देखिए इसमें सबसे ज्यादा जिसका रहेगा वही मेन रहेगा, ठीक। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका है, सिलिका का है। अब आप सिलिका फंक्शन पढ़िए, रिकॉल कीजिए, उसका यदि वो एक्सेस में हो जाए क्या होगा, वैसे ही ये सब का रिकॉल कीजिए, ठीक। क्वेश्चन में यही पूछेगा, इससे ज्यादा 3 क्वेश्चन से ज्यादा आपसे पूछ भी नहीं सकता, ठीक। क्या उसका एक प्रपोर्शन पूछ सकता है, दूसरा क्या इम्पार्ट करता है पूछ सकता है, तीसरा एक्सेस में हो जाए तो हमारे ब्रेक को क्या नुकसान होगा। बस आप लोगों को देखिए, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लगा दिए, यदि आप रूम में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए दोबारा आपको थ्योरी पढ़ना ना पड़े, क्वेश्चन के थ्रू ही आपका थ्योरी रिकॉल हो जाए, ठीक। तो अप्रोच डेवलप कीजिए और क्वेश्चन बनाइए ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, hollow bricks are generally used with the purpose of, मतलब hollow bricks किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, hollow bricks किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, देखिए reducing the cost of construction, providing insulation against heat, increasing the bearing area, ornamental look, ठीक। तो इसमें क्या आएगा, ये ornamental look, जो कट रहे हैं उसको पहले काटिए, एलिमिनेट करना भी बहुत जरूरी है, इंक्रीजिंग द बेयरिंग एरिया। अब आपको लग रहा है रिड्यूसिंग भी हो सकता है कास्ट, क्योंकि देखिए मिट्टी कम लग रहा है तो कास्ट कम लगेगा, ठीक। दूसरा हो गया प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जो बेस्ट आंसर लग रहा है, ठीक, मतलब हॉलो ब्रिक्स है उसका एक साइड गर्म होगा तो हीट ट्रांसफर करने में यदि बीच में हॉलो है तो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक। तो उससे क्या होगा, हमारा जो बेस्ट आंसर रहेगा इन दोनों में बेस्ट आंसर कौन सा आएगा, प्रोवाइडिंग द इंसुलेशन अगेंस्ट ब्रिक। क्योंकि ये क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए जो अपना आपका रॉ मटेरियल है वो क्या है, क्ले, वो उतना महंगा नहीं है, इसलिए ये आंसर को न लेके इस आंसर को लिया गया है, ठीक। यदि यहीं पे ये कोई एकदम ऐसे चीज से बनाया जाता जिसका मूल्य बहुत ज्यादा रहता तो क्या होता, इसको हम ऑप्शन ए ले लेते, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द जंप ब्रेक्स, जंप ब्रेक्स क्या होते हैं, जंप ब्रेक्स क्या होते हैं बताइए। जो मैं फैक्ट्स पढ़ाया था तब बताया था आप लोगों को कि जंप ब्रेक्स क्या होते हैं, अंडर बर्न्ट होते हैं कि ओवर बर्न्ट होते हैं कि बर्न्ट नहीं रहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जंप ब्रेक्स क्या होते हैं, जंप ब्रेक्स क्या होते हैं, ओवर बर्न ब्रेक होते हैं। एक और ब्रेक होता है झामा ब्रेक्स, ठीक। झामा ब्रेक्स क्या होता है, वो होता है अंडर बर्न ब्रेक्स, ठीक। चलिए अगला देखिए, द नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर 100 क्यूबिक मीटर ऑफ मैसनरी वॉल इज, मतलब 100 क्यूबिक मीटर का अपने को दीवार बनाना है, उसके लिए अपने को कितने नंबर्स ऑफ ईंट चाहिए ये पता करना है, ठीक। तो चलिए पता करते हैं कितने चाहिए। देखिए कितना बोला है, कितना बनाना है अपने को, 1000 क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब, और अपने एक ईंट का साइज कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर कन्वर्ट कीजिए, ये कितना हो जाएगा 0.20, ये कितना हो जाएगा 0.10, ये कितना हो जाएगा 0.10, ठीक। उसके बाद देखिए ये हो गया 1000, पॉइंट हटाइए सबसे, कितना है 1 2 3 है, तो 1 2 3, उसके बाद 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक। ये कितना हो गया 5 से गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरह का अप्रोच डेवलप कीजिए आप कि आपसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो, क्योंकि एट द एंड अपने को क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द शेप ऑफ ब्रिक्स गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स, दिस डिफेक्ट इज नोन एज, यदि हॉट ब्रिक के ऊपर पानी गिर जाता है तो उसका शेप क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है, ठीक। तो उसको क्या कहा जाता है, अपन क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे अपन, ब्लोटिंग पढ़े थे क्या, ब्लोटिंग नहीं, ब्लोटिंग क्या बताया था मैं आपको, सूजन आ जाना, मतलब स्वेलिंग ऑफ ब्रिक्स क्या होता है, ब्लोटिंग होता है, ब्लोटिंग क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ ब्रिक्स, ठीक, स्वेलिंग ऑफ ब्रिक्स। नोडल्स ऐसे कुछ पढ़े हैं क्या, नहीं। लेमिनेशन क्या होता है, इसमें लेमिनेशन में लेमिनेट हो जाता है, ठीक, मतलब एक ब्रिक का परत परत जमने लगता है और परत क्या है उखड़ने लगता है, डिके ऑफ ब्रिक्स होने लगता है, ठीक।
जब क्या होता है, जब जब इसका मतलब होता है ब्रिक का शेप बिगड़ जाता है जब गर्म ब्रिक के ऊपर पानी डाला जाता है। तो ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक्स मशीनरी द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स नीडेड इज, मतलब 1 मीटर क्यूब ब्रिक का दीवार बनाने के लिए अपने को कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए। ठीक, तो कितना पढ़े हैं अपन, अभी जस्ट पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं। यदि आपको रिकॉल नहीं होगा तो 1 मीटर क्यूब लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉमिनल साइज के साथ इसको लिया जाता है तो 0.2, नॉमिनल साइज क्या कितना होता है 20 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा और 0.1। ठीक, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे ये क्या आएगा 1000 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 500। ठीक है, कितना आ गया 500। देखिए कोई से ऑप्शन में 500 दिया है क्या, ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है। ठीक, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है, द क्लेन विच में बी वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ऐसा कौन सा क्लेन है जो थ्रू आउट द ईयर, मतलब जिसमें कंटिन्यू ब्रिक का सप्लाई होते रहता है। तो कौन सा होता है, एक होता है इंटरमिटेंट जिसमें ब्रिक का सप्लाई क्या रहता है, इरेगुलर रहता है। एक होता है कंटिन्यूअस क्लीन। कंटिन्यूअस क्लीन में क्या क्या आते हैं, बुल ट्रेंच आता है, हॉफमैन आता है और क्या आता है, और क्या आता है टनल क्लीन। ठीक, तो देखिए इसमें बुल क्लीन दिया हुआ है, हॉफमैन क्लीन दिया हुआ है, क्लेम दिया हुआ है। क्लेम तो आ ही नहीं सकता, नन ऑफ दी एबव दिया है, ऑप्शन में नन ऑफ दी एबव दिया है। मान लीजिए यहां पे दिया रहता बोथ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बोथ ए एंड बी करके, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाता। लेकिन इस केस में आपको क्या दिया, क्या लेना है, हॉफमैन क्लीन लेना है। ठीक है, हॉफमैन क्लीन। ठीक, हॉफमैन क्लीन में ओ, उसका प्लान कैसा होता है, वो ग्राउंड के ऊपर बनाया जाता है कि नीचे बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झामा ब्रिक्स आर, झामा ब्रिक्स क्या होते हैं, अंडरबर्न ब्रिक्स। ठीक, यहाँ पे अंडरबर्न नहीं लिखा हुआ है, आपका आएगा अंडरबर्न ब्रिक्स। ठीक है, चलिए झामा ब्रिक्स क्या होते हैं, अंडरबर्न ब्रिक्स होते हैं। ठीक, जो ठीक पके नहीं जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मान लीजिए आपका ऐसा क्वेश्चन दिया है, यदि उसमें आपको अंडरबर्न नहीं दिख रहा है तो आपको क्या लेना है, ओवरबर्न विथ इरेगुलर शेप, ये आपको ऑप्शन में दिखेगा, तो आपको ऑप्शन में ओवरबर्न वाला लगा के आना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स इज सुटेबल फॉर द हाई क्लास ब्रिक मशीनरी वर्क, मतलब हाई क्लास का अपने को ब्रिक मशीनरी वर्क चाहिए। ठीक, हाई क्लास का ब्रिक का दीवार खड़ा करना है तो अपने कौन सा यूज करना पड़ेगा, कौन सा ब्रिक, बुल नोज ब्रिक करेंगे क्या, बुल नोज ब्रिक क्यों करेंगे जी, वो तो बाउंड्री वॉल या फिर जहां पे अपने को राउंड एज चाहिए वहां पे यूज किया जाता है। झामा ब्रिक्स ये करेंगे नहीं, ओवरबर्न अंडरबर्न ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो कौन सा बचा आपका, ऑप्शन नंबर सी, मॉड्यूलर ब्रिक। इसी को एक और क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड ब्रिक। तो अच्छा कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपने क्या चाहिए, स्टैंडर्ड ब्रिक चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वेलिंग ऑफ ब्रिक्स इज नोन एज, स्वेलिंग ऑफ ब्रिक्स अभी जस्ट बताया हूं मैं, स्वेलिंग ऑफ ब्रिक्स किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ब्लोटिंग। किस नाम से जाना जाता है स्वेलिंग को, ब्लोटिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक, हैंड मोल्डेड ब्रिक का एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है। ठीक है, उसको इसको एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या, हैंड मोल्डेड ब्रिक इतना को पहले पॉइंट कीजिए। ठीक, हैंड मोल्डेड ब्रिक का
दो ठो होता है, एवरेज होगा एक टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, और एक होगा एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक। तो एवरेज जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है वो कितना रहता है, वो होता है आपका 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो क्रशिंग स्ट्रेंथ रहता है वो कितना होता है 6000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फैक्ट्स बता रहा था तब आप लोगों को लिखवाया था, ठीक। चलिए इसमें कौन सा आएगा, तो 1000 किस में है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फंक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इन ब्रिक इज टू, मतलब आयरन ऑक्साइड का ब्रिक में क्या फंक्शन रहता है, न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पढ़े हैं हम लोग, बताइए आप लोग बताइए, ये क्या प्रोवाइड करता है, इम्पार्ट कलर, इम्पार्ट कलर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लेजिंग इज यूज्ड टू मेक अर्थनवेयर, ठीक है। ग्लेजिंग किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ग्लेजिंग मतलब होता है जी, जैसे कि अपन जो ब्रिक है उसके ऊपरी सरफेस को कुछ चमकदार सतह से कुछ चमकदार परत चढ़ा दिया जाता है, जिससे जो आपका बाहर का जो दीवार है वो सुंदर दिखे, ठीक। तो ग्लेजिंग किस पर्पस के लिए किया जाता है, ग्लेजिंग किया जाता है इम्परवियस बनाने के लिए, ठीक, इम्परवियस बनाने के लिए ग्लेजिंग यूज किया जाता है, ठीक। अर्थनवेयर इम्परवियस बनाने के लिए ग्लेजिंग यूज किया जाता है। ब्रिक्स में क्यों यूज किया जाता है, ताकि उसकी जो सरफेस है, बाहरी सरफेस है जो आपको बाहर से दिख रहा है, ठीक है, यदि ब्रिक का दीवार है, यदि आप उसको बाहर से देख रहे हैं तो आपको अपीयरेंस अच्छा लगे, आपको चमकदार सतह दिखे, इसलिए किया जाता है ग्लेजिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ इज, एल्यूमिना का ब्रिक अर्थ में क्या फंक्शन होता है, न जाने कितने बार कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या करता है, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी करता है, टू मेक द ब्रिक ड्यूरेबल, टू प्रिवेंट सिंकेज, टू मेक द ब्रिक इम्परमिएबल, क्या होगा ऑप्शन में बताइए, ये क्या करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, क्या करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिफ्रैक्टरीज ब्रिक्स आर यूज्ड इन, रिफ्रैक्टरीज ब्रिक्स आर यूज्ड इन, रिफ्रैक्टरीज ब्रिक क्या होते हैं, ये फायर ब्रिक्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या आएगा आपका, रिफ्रैक्टरीज ब्रिक में ये आएगा फर्नेंस, क्या आएगा आपका, फर्नेंस। ये एक तरह के होते हैं जो हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज, फर्स्ट क्लास क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शैल बी, मतलब क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, तो इसमें क्या जानना है, फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास बोला है, तो फर्स्ट क्लास का क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, ठीक, सेकेंड क्लास का कितना होता है, और थर्ड क्लास का कितना होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट क्लास का पढ़े हैं 10.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm स्क्वायर, सॉरी जी, उसी को एक और टर्म में क्या लिख सकते हैं, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना पढ़े सेकेंड क्लास का 70 kg स्क्वायर, या फिर 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका कितना पढ़े थे 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसमें ऑप्शन में क्या आएगा, कौन से क्लास के बारे में पूछा है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में कितना दिख रहा है आप लोगों को 105 ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुड ब्रिक अर्थ दिस constituent impart plasticity to the earth, it can be molded, ठीक। good brick earth this constituent impart plasticity to the earth, it can be molded, मतलब प्लास्टिसिटी कौन सा कंस्टिट्यूएंट प्रोवाइड करता है जिसके चलते उसको किसी भी मोल्ड का शेप दिया जा सकता है। तो प्लास्टिसिटी कितनी बार ना जाने हम लोग इसका
इसको डिस्कस किए हैं। कौन सा करता है आपका एल्यूमिना, ठीक, एल्यूमिना। और सिलिका क्या प्रोवाइड करता है, सिलिका किसको प्रिवेंट करता है, श्रिंकेज एंड वार्पिंग को। आयरन ऑक्साइड क्या प्रोवाइड करता है, ये कलर प्रोवाइड करता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इन सब का प्रोपोर्शन क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेस में हो जाए तो क्या होगा, यही तीन चीज याद रखना है ना। मैं एक बार और बोला हूं कि आपको याद क्या रखना है, आपको क्या क्या चीज पूछा गया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आपको ये 3 से ज्यादा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया है। अपने स्टेट का उठाइए, अदर स्टेट का क्वेश्चन देखिए, ठीक। इसमें क्या मिलेगा आपको, ब्रिक के मेन इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन मिलेगा और उसका क्या फंक्शन है, यदि एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, यही पूछा गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बोर्ड यूज फॉर प्रोवाइडिंग फ्रॉग इन ब्रिक इज नोन एज, मतलब फ्रॉग बनाने के लिए, ब्रिक में फ्रॉग बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है जी, अपन क्या पढ़े हैं, फ्रॉग बनाने के लिए क्या यूज कर रहे थे अपन, स्टॉक स्टॉक बोर्ड यूज कर रहे थे, ठीक। अब आपको यहाँ फ्रॉग मिल गया, तो फ्रॉग किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मैन्युफैक्चरर का नाम प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरा ये शियर की प्रोवाइड करता है, ठीक है। दो ईंटों के बीच जब मोटार रख के जब दो ईंटों को ऐसे जोड़ा जाता है तो क्या होता है, अच्छा से बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप करता है, ठीक। तो उसके लिए तो ये हो गया उसका फंक्शन। इसको बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, स्टॉक बोर्ड। स्टॉक बोर्ड का साइज कितना होता है, साइज कितना होता है, 10 क्रॉस 4 क्रॉस 1 to 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जो ये जो स्टॉक बोर्ड है वो किससे बनाया जाता है, स्टॉक बोर्ड किससे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपकी शीशम की लकड़ी से, शीशम की लकड़ी से, शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। इसी से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि शीशम का जो लकड़ी रहता है वो दीमक के प्रति अच्छा प्रतिरोध उत्पन्न करता है, मतलब रेजिस्टेंस इसका दीमक के प्रति अच्छा रहता है, ठीक। चलिए देखिए आप इसमें कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए देखिए एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कितने प्रिपेयर हो गए, फ्रॉग का मैं फंक्शन बताया, ठीक, वो हो गया एक, स्टॉक बोर्ड दूसरा दो हो गया दो, ठीक है। उसका साइज क्या होता होगा, साइज क्या होता है, वो हो गया 3। उसमें कौन सी लकड़ी का यूज किया जाता है, वो हो गया 4। एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। तो इस तरह से आप क्या है, जब भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे रूम में बैठ के, तो कोशिश कीजिए उससे रिलेटेड आपने जो भी पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लें या रिकॉल कर लें, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए किंग क्लोजर इज, किंग क्लोजर, किंग क्लोजर क्या होता है, मान लीजिए ये हो गया आपका ब्रिक। तो किंग क्लोजर क्या होता है, हाफ ऑफ विड्थ एंड हाफ ऑफ लेंथ लेके इसको काट के, ये जो ट्रेंगुलर पोर्शन है इसको काट के बाहर निकाल दिए, तो जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है उसको कहा जाता है किंग क्लोजर, ठीक है, किंग क्लोजर। तो इसका इसका ये ब्रिक के कितना होगा, देखिए अपन ये हो गया हाफ हो गया, ठीक, हाफ हो गया, ठीक। उसका भी आधा, आधे का और आधा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/4 ऑफ ब्रिक रहता है। ये 3/4 ऑफ ब्रिक, कितना जो साइज रहता है वो 3/4 ऑफ ब्रिक रहता है। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो वाला ना, और ये जो कटा हुआ पोर्शन यदि आपसे पूछे तो वो कितना हो जाएगा 3/4। यदि रिमेनिंग पोर्शन, ये रिमेनिंग पोर्शन ये है, और यदि ये वाला पूछे कटिंग वाला तो वो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक। इसमें एक वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम भी पूछ सकता है, तो वॉल्यूम ये कितना हो गया हाफ, ठीक। ब्रिक का कितना हो गया आधा। अब इसको और दो भाग में डिवाइड कीजिए, ये कितना हो गया उसका भी आधा, और ये कितना है आधे का और आधा, तो ये कितना हो गया, इसका जो वॉल्यूम होता है, ये जो कटिंग पोर्शन है उसका यदि वॉल्यूम पूछा जाए, ये जो कटिंग पोर्शन है उसका वॉल्यूम पूछा जाए तो वो होता है V/8। और यदि ये रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम पूछा जाए तो वो होता है V में से V/8 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7V/8, ठीक। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसमें कौन सा आएगा, देखिए कौन सा आएगा 3/4 ऑफ ब्रिक, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है,
For construction of 100 mm thick partition wall, it is preferable to use 100 mm का यदि थिक पार्टीशन वॉल बनाया जा रहा है तो कौन सा बॉन्ड यूज किया जाएगा। पार्टीशन वॉल के लिए अपन एक ही बॉन्ड यूज पढ़े हैं, ठीक है, कौन सा पढ़े हैं बताइए। पार्टीशन वॉल के लिए स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक। फेमिस बॉन्ड किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है बताइए, अपीयरेंस को बेटर बनाने के लिए। तो इसमें कौन सा आएगा आपका नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फेविस बॉन्ड का यूज बताइए, ठीक है। हेडर बॉन्ड कहाँ यूज किया जाता है उसको रिकॉल कीजिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फ्रॉग इज प्रोवाइडेड इनटू द ब्रिक्स टू, फ्रॉग क्यों प्रोवाइड किया जाता है। इट इंडिकेट द मैन्युफैक्चरर्स नेम, प्रोवाइड अ की और प्रोवाइड अ की फॉर मोटार। ये मैन्युफैक्चरर का नेम बताता है क्या, बिल्कुल बताता है। और सीयर की प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करता है। जो आपका ईंट रहता है उसके टॉप सरफेस पे जो फ्रॉग बनाया जाता है, जो गड्ढा बनाया जाता है, हमारी आसान भाषा में बोले तो जो गड्ढा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं फ्रॉग। वो किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी बोलता हूँ जी, टू इंडिकेट द मैन्युफैक्चरर नेम। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या पर्पस, सीयर की प्रोवाइड करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सही है, वो भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा आ जाएगा, बोथ 1 and 2, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी फ्रॉक के बारे में बताया था, उसको बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, उसका साइज क्या होता है, ठीक, कौन सी लकड़ी का उसका उपयोग किया जाता है। अब आप ये कमेंट करके बताएंगे कौन सी लकड़ी का यूज किया जाता है, उसका साइज क्या होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द एक्सटीरियर एंगल बिटवीन आउटर फेस ऑफ ए वॉल इज नोन एज, मतलब आपका आपका जो वॉल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। मान लीजिए ये आपका घर हो गया, ये ऐसे करके ऐसे, तो ये बाहरी का जो कॉर्नर है उसको क्या कहा जाता है, क्वीन कहा जाता है, ठीक। उसको जो आउटर फेस है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉइन, ठीक। तो इस कौन से ऑप्शन में कॉइन दिख रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। इसका वैल्यू कितना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री। आपका जो घर होता है उसका जो कॉर्नर होता है, बाहरी का कॉर्नर, आपके घर के बाहर का जो कॉर्नर होता है उसको कोइन बोलते हैं। उसका जो जनरली वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 रखा जाता है, ठीक। अब क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन देखिए। द क्लैम्प बर्निंग प्रोसेस एट विच एंगल ब्रिक्स आर टू बी लेड, मतलब क्लैम्प में जब आप ईंट को भट्टी में रख कर जलाते हैं तो उसका जो इंक्लिनेशन रहता है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए ग्राउंड से कितना होना चाहिए, 15 डिग्री। जब हम पढ़ रहे थे क्लैम्प के बारे में, बर्निंग प्रोसेस ऑफ क्लैम्प, बर्निंग प्रोसेस ऑफ क्लीन, ठीक है, तब मैं बताया था बर्निंग कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। जब भी आपको बर्निंग दिखे, आपको एक पॉइंट में याद कराया हूँ, शर्ट से आप लोगों को क्या लिख देना है, 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इससे क्या हो गया, इतने डिग्री में जलाया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए इस ये ग्राउंड से इसका इंक्लिनेशन कितना रहता है क्लैम्प का, वो रहता है 15 डिग्री, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक विथ मोटार शुड बी अराउंड, मतलब मोटार के साथ एक ब्रिक का वेट कितना रहता है। एक ब्रिक का हम लोग जब वेट पढ़े थे तब मैं बताया था 3 to 3.5 kg, ठीक, एक ब्रिक का, एक ब्रिक का, ठीक। 1 मीटर क्यूब ब्रिक का कितना होता है, 1 मीटर क्यूब का कितना होता है, 1800 केजीज, ठीक, 1800 केजी 1 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम के लिए अपने को नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने चाहिए, 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स चाहिए, ठीक। चलिए तो इसमें कौन सा क्या पूछा है अपने को, एक ब्रिक का वेट पूछा है, तो कितना आएगा 3 केजी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है, इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द ब्रिक लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 इक्वल होल्स, मतलब ब्रिक को यदि 2 इक्वल पार्ट में बांटा जाए तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अभी पढ़े हैं हम लोग, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्वीन क्लोजर,
क्वीन क्लोजर, ब्रिक को यदि दो इक्वल पार्ट में लॉन्गिट्यूडनली, मतलब मान लिया जाए आपका ब्रिक है तो इसको ऐसे लेंथ वाइज काट दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं अपन, क्वीन क्लोजर। ठीक, किंग क्लोजर क्या रहता है, किंग क्लोजर क्या रहता है, सीक्वेंट क्लोजर क्या रहता है, एक बार उसको आप यहाँ पे डायग्राम बना के एक बार रिकॉल करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द 9 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर साइड ऑफ ए ब्रिक एज सीन इन द वॉल, इन द वॉल फेस इज जनरली नोन एज, मतलब आपका जो ब्रिक है, आपका जो ब्रिक है उसका अपने को कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, उसका शॉर्टर फेस। ठीक, ये मान लीजिए ये आपका ब्रिक हो गया, ये आपका ब्रिक हो गया, इसका 9 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 19 सेंटीमीटर, तो ये पोर्शन अपने को दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या बताया था मैं, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हेडर। ये जो जो ब्रॉड फेस है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेचर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेडर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द आईएस क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स इज बेस्ड ऑन, आईएस क्लासिफिकेशन ब्रिक को अपन आईएस क्लासिफिकेशन जब किए थे तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स था। ठीक, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मुताबिक आईएस क्लासिफाई किया गया था क्या ब्रिक, हाँ किया गया था। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अपन पढ़े थे कौन सा, उसका आईएस कोड यूज किया गया है, उसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल्स थे। ठीक है, उसमें ब्रिक को कितने कितने दिन के लिए पानी में डुबा कर रखा जाता था, फिर उसके बाद उसके जूट की बोरी में डालकर फिर कितने दिन के लिए छोड़ दिया जाता था। आपको सब चीज यहीं पे रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक, वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़े हैं क्या, वाटर एब्जॉर्प्शन बिल्कुल पढ़े हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या क्या के लिए पढ़े हैं अपन, फर्स्ट क्लास के लिए कितना होता है, सेकेंड क्लास के लिए कितना होता है, और थर्ड क्लास के लिए कितना होता है। तो फर्स्ट क्लास के लिए कितना होता है 20%, should not be greater than 20%, सेकेंड क्लास के लिए कितना 22%, थर्ड क्लास के लिए 24 to 25% लिया जाता है जनरली। ठीक, उस डायमेंशनल टॉलरेंस इफ द एबव। ठीक, यहां तक है क्वेश्चन आपका डायमेंशनल टॉलरेंस। ठीक, डायमेंशनल टॉलरेंस उसके पढ़े हैं क्या, डायमेंशन टेस्ट पढ़े हैं क्या आप, आईएस कोड कौन सा यूज किया गया था उसके लिए 1077। ठीक, उसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल यूज किए गए थे वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसमें लेंथ के लिए कितना टॉलरेंस लिमिट था, विड्थ के लिए कितना टॉलरेंस लिमिट था, और हाइट के लिए कितना, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, चलिए तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तीनों कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रेकेज, नॉमिनल साइज कितना होता है, स्टैंडर्ड साइज कितना होता है 19 क्रॉस 9 क्रॉस 9, उसमें 1 mm प्लास्टर का ऐड कर दिया जाए तो वो नॉमिनल साइज कहलाता है। तो देखिए नॉमिनल साइज कितना होगा 20 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ इज, एल्यूमिना का ब्रिक अर्थ में क्या फंक्शन होता है, ये तो न जाने कितनी बार, सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिक में वो है उसका स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन के लिए यूज किया जाता है टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, bricks are soaked in water before use in masonry work mainly। ठीक, मतलब ब्रिक को वाटर में डुबो के रखा जाता है कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले, ब्रिक का यूज करने से पहले ब्रिक को क्या कहते हैं पानी में डुबा देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्वेश्चन बोल रहा है रिमूव डस्ट, डस्ट को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव एयर वाइट्स, एयर वाइट्स को रिमूव करने के लिए, सो दैट ऑफ नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सीमेंट मोटार, सीमेंट मोटार से ब्रिक जो है और वाटर एब्जॉर्ब ना करे इसलिए। ठीक, तो चलिए मान लीजिए इसमें आपको बेस्ट आंसर चुनना है, बेस्ट आंसर चुनना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों दिया हुआ है, तो ये दोनों के लिए किया जाता है क्या, डस्ट को रिमूव करने के लिए या टू रिमूव एयर वाइट्स, ये दोनों नहीं किया जाता है। किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वो किया जाता है
सो दैट नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सीमेंट मोटार, मतलब सीमेंट मोटार से आपका ब्रिक और वाटर एब्जॉर्ब ना करे, ठीक, ताकि आपका जो सीमेंट है यदि आप उसमें क्यूरिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन कर ले, ठीक है। तो उसके लिए किया जाता है, ब्रिक को क्या किया जाता है, पहले से पानी में डुबा के रख दिया जाता है ताकि वो सीमेंट मोटार का पानी एब्जॉर्ब ना करे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो मिनिमम द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक इज, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम कितना हो सकता है ब्रेक का, मिनिमम कितना होता है, मिनिमम होता है, अपन कितना पढ़े हैं मिनिमम, थर्ड क्लास का मिनिमम कितना पढ़े हैं 3.5 MPa, ये किसका पढ़े हैं, थर्ड क्लास का। फर्स्ट सेकेंड क्लास का कितना पढ़े हैं, यदि ऑप्शन में 75 दिया है तो आपको 75 लेना है, यदि 70 दिया है तो 70 लेना है, 70 बेस्ट रहता है, यदि दोनों दिया हुआ है तो आपको 70 लेना है, याद रखिए। ये किसका होता है 10.2 दिया है, 10.5 होता है फर्स्ट क्लास का, ठीक। तो ऑप्शन में आपको है मिनिमम, मिनिमम सबसे कम कितना होना चाहिए जिसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, कितना होता है 3.5 MPa, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप्स ऑफ मेसनरी बॉन्ड इज प्रोवाइडेड फॉर हैवी लोड्स ऑन मेसनरी, मतलब हैवी लोड्स को रेजिस्ट करने के लिए कौन सा बॉन्ड प्रोवाइड किया जाता है आपको ब्रिक मेसनरी में, ठीक। तो बताइए कौन सा बॉन्ड प्रोवाइड किया जाता है ब्रिक मेसनरी में। सिंगल फ्रेमिज बॉन्ड किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, अपीयरेंस को बेटर बनाने के लिए। डबल फ्रेमिज बॉन्ड का भी सेम पर्पस है। इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब बताया था कि जब आपके वॉल में लोड ज्यादा आ रहा है तब उस पर्पस के लिए कौन सा बॉन्ड यूज करेंगे, हम करेंगे इंग्लिश बॉन्ड, ठीक। जिग जैग बॉन्ड अपन पढ़े ही नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है which of the following defects appear due to presence of alkalis in the bricks, alkalis के चलते आपके ब्रिक्स में क्या दिखाई देता है, यदि एल्कलीज एक्सेस में हो जाए तो क्या दिखाई देता है, ब्लोटिंग होता है क्या, बिल्कुल नहीं। ब्लैक कोर, ये भी नहीं है। क्रैक दिखाई देता है क्या, नहीं। एल्कलीज यदि ज्यादा रहता है तो क्या होता है, इफ्लोरोसेंस, मतलब एल्कलीज ज्यादा है तो आपके ब्रिक में व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं जिसको किस नाम से बुलाया जाता है, इफ्लोरोसेंस, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ ब्रिक इज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसमें तो नाम में ही दिया है जी नाम में ही, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ेंगे तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ ब्रिक इज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो ये क्या है, ये तो मेनली आप लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या है, ठीक। चलिए इसमें नाम में ही देखिए दिया है ना, नाम में ही दिया है वाटर एब्जॉर्प्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, क्रशिंग स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक का किससे कम नहीं होना चाहिए। अपन क्या पढ़े फर्स्ट क्लास ब्रिक का, जब पढ़े थे फर्स्ट क्लास ब्रिक का, तो शुड नॉट बी लेस देन 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, किसका, फर्स्ट क्लास का। सेकेंड क्लास का कितना, शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। ये कितना हो जाएगा 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्लास का कितना पढ़े थे अपन, शुड नॉट बी लेस देन 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। ये कितना हो जाएगा 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो देखिए इसमें किसका पूछा है, फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट क्लास का कितना है 10.5 या 105 kg, 105 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल, पग मिल का यूज क्यों किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज्ड, पग मिल किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन पढ़िए। बर्निंग ऑफ ब्रिक्स के लिए पढ़े हैं क्या अपन, पग मिल कहीं भी नहीं है। ड्राइंग के लिए, ड्राइंग के लिए कुछ यूज ही नहीं कर रहे थे अपन, ड्राइंग कैसे कर रहे थे, ड्राइंग कैसे किया जा रहा था, अलोंग द
एज किया जा रहा था ताकि मैक्सिमम एरिया एनवायरमेंट से एक्सपोज रहे और अपना ब्रिक जल्दी सूखे। मोल्डिंग के लिए अपन मोल्ड पढ़े थे, मोल्ड यूज किया जा रहा था। प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए, प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए क्या यूज किया जा रहा था? प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए यूज किया जा रहा था आपका पग मिल। पग मिल, यदि पगिंग द्वारा करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? पग मिल। उसी को एक और नाम क्या था? टेम्परिंग या फिर निडिंग। पगिंग में क्या कहते हैं इसको? एक पग मिल रहता है, उसमें क्या रहता है? ब्लेड लगे रहते हैं, वर्टिकल शाफ्ट रहता है, उससे हॉरिजॉन्टल ब्लेड लगे रहते हैं। जब मिट्टी को उससे डाला जाता है और उसके रॉड से शाफ्ट से घुमाया जाता है तो क्या होता है? मिट्टी प्लास्टिसिटी उसमें इंड्यूस होते जाता है और वो बाहर निकलते जाता है। फिर वो मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिक बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक, when a brick is cut across the width, the resulting piece is called as। मतलब जब ब्रिक को उसके विड्थ के मुताबिक काट दिया जाता है तो बचा हुआ ब्रिक क्या कहलाता है? क्या पढ़े हैं अपन? जब विड्थ के लॉन्ग काटते हैं तो उसको क्या पढ़े हैं जी? उसको पढ़े हैं के मुताबिक। जब लेंथ के मुताबिक काटेंगे उसको तब क्या कहेंगे अपन? क्लोजर। क्या आप कहेंगे अपन? क्लोजर। देखिए ये मान लीजिए आपका ब्रिक है, ये कुछ इस तरीके से, तो यदि हम इसको ब्रिक को ऐसे काट रहे हैं तो क्या कहलाएगा? बेड। और यदि हम ब्रिक को अलोंग दी लेंथ काट रहे हैं, अलोंग दी, देखिए ब्रिक को यदि ऐसे काट रहे हैं अलोंग दी विड्थ काटता है, क्या कहलाता है? बेड। अलोंग दी लेंथ काट रहे हैं तो क्लोजर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए ब्रिक इज, स्टैंडर्ड साइज कितना होता है? कितना होता है? 19 क्रॉस 9 क्रॉस 9 सेंटीमीटर। ठीक, कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 49, उसके बाद लास्ट, उसके बाद घर जाएंगे। ठीक है, चलिए 49 क्या बोल रहा है? ट्विन क्लोजर में बी प्लेस्ड। ट्विन क्लोजर कहाँ पे प्लेस किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन पढ़िए। इन हेडर कोर्स, इन स्ट्रेचर कोर्स, हेडर कोर्स, स्ट्रेचर कोर्स पे, इन हेडर कोर्स नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रिक। मतलब हेडर कोर्स लगाने के बाद उसको यूज किया जाता है या फिर स्ट्रेचर कोर्स नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रिक। स्ट्रेचर कोर्स लगाने के बाद, स्ट्रेचर लगाने के बाद उसको यूज किया जाता है। तो मैं जब आप लोगों को इंग्लिश बाउंड फेमिस बाउंड पढ़ा रहा था तब वहां पे जब आप लोगों ने डायग्राम को अच्छे से देखा होगा तब आप लोगों को ये चीज पता चल जाएगा कि जब हेडर कोर्स लगा रहे थे उसके बाद हम क्या लगा रहे थे? ट्विन क्लोजर। ठीक है, क्यों लगा रहे थे? ताकि ब्रेक क्या है? उसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो ब्रेक हो जाए। ठीक, चलिए देखिए तो इसमें क्या आएगा? इन हेडर कोर्स नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रेक। ठीक, तो आप कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट या लास्ट पॉइंट पे क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि ये ब्रिक का लेंथ वाइज छोटा सा टुकड़ा रहता है, लेंथ वाइज काटे रहते हैं। यदि शुरू में लगाएंगे या फिर लास्ट में लगाएंगे तो ये चांस रहता है कि वो कंस्ट्रक्शन आपका जो दीवार है उससे बाहर आ जाए, उखड़ जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले हेडर लगाते हैं, उसके बाद इसको प्लेस किया जाता है। ठीक, इससे क्या होता है? ये एक तो वर्टिकल ज्वाइंट को ब्रेक कर देता है, दूसरा क्या करता है? ये आसानी से निकलता नहीं। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ इज। क्या होता है? मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होता है आपका? जिसका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा रहेगा वो क्या होगा? मेन इंग्रेडिएंट्स होगा। किसका होता है? सिलिका का। कितना होता है? 50 से 60%। मैग्नीशिया का आप लोग बताएंगे, लाइम का भी और एल्यूमिना का। ठीक है, चलिए आज का क्लास जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज का जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने का आपका अप्रोच कैसे डेवलप करना, कैसे होना चाहिए। आप यदि रूम में बैठ के लगा रहे हैं तो एमसीक्यू सॉल्व करते समय आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आने चाहिए, उसका आंसर कैसे करना है, ये हम आज आप लोगों को बताने की कोशिश किए हैं। तो ठीक है, चलिए बढ़िया पढ़िए, मस्त पढ़िए। धन्यवाद।